महक और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 7 से इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुरादाबाद में की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। एसएसपी पर सीओजी फोन न उठाने का लगाया आरोप। कई प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। शादी समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक यूसुफ अंसारी जी के पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूं। परिवार के सदस्य और जिनका अभी विवाह हुआ, मैं उनको बधाई और मुबारकबाद देकर के आ रहा हूं। मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के ज़िले ये समाजवादियों के साथ हमेशा रहे हैं। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में मैं मुरादाबाद नहीं पहुंच पाया था और कई बार कुछ लोगों से जब बात हुई, उन्होंने यही कहा कि आप दूसरे ज़िलों को देखिए, यहाँ तो हम आपको जिता करके भेज रहे हैं। मैं मुरादाबाद और आसपास की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की मदद की और समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को जिताने का काम किया। हालांकि यूसुफ अंसारी साहब 2 बार बहुत करीब से रह करके नहीं जीत पाए। वो परिस्थितियां आप बेहतर समझते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ आसपास के जितना भी इलाका है, क्षेत्र है, वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार, एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी, उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल करके बरेली, बरेली से चल करके रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फ़ोन मिलाता रहा हूं, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फ़ोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? और ये एक घटना नहीं है। झांसी में दीपक यादव जो घटना में नहीं था, कहीं मौजूद नहीं था, सीडीआर में कहीं नहीं। आजकल तो इतना कुछ है, साइंटिफिकली आप टेक्नोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं कौन कहां किस समय था। वो मौके पे नहीं है, उसको जेल भेज दिया। ईडी, सीबीआई, जितनी भी संस्थाएं, वो सब पीछे लगा दी। रमाकांत यादव, मैं कितने नाम लूं जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है, ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। लोकतंत्र में ये स्वस्थ व्यवहार नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था। वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा
अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी एसबीआई, क्या भारतीय जनता पार्टी एलआईसी के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल 2 कंपनियों में, क्या उनके एसबीआई के, क्या एलआईसी के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना यह दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर 1 पर उद्योगपति होंगे। लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार? उनकी तो वैल्यूएशन गई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जिन कंपनियों ने एमओयू किया है, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार एमओयू हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो जमीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो। जब इन जिलों में और हम आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो एमओयू हो रहे हैं वो सच एमओयू हो रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे एमओयू कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का तो जमीन पे पहुंचा नहीं, अब तैयारी है न जाने कितने लाख करोड़ की, तो क्या जमीन पर पहुंचेगा? ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से नंबर 1 पे उद्योगपति पहुंचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहां पहुंचेंगे। और अभी तो शेयर गिर रहे हैं, पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में, पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगी है बचाने में। तो सोचिए, जब एक उद्योगपति के साथ इतनी इंस्टीट्यूशंस हों वो नहीं बच पा रहा है, तो और आम व्यापारी उद्योगपतियों का क्या होगा? जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? सर, जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो ये सब हुआ है, शेयर गिरे हैं और जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ जांच हो इस तरह के फंड के? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उदाहरण दिया था और बीजेपी की सरकार का एक उदाहरण है कि जिस तरीके से सरकार के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड डीएचएफएल कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ये सोच करके कि ये डीएचएफएल से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा उन्हें, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई और इस पर जांच हुई। उस समय के जिन अधिकारियों ने डीएचएफएल में पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें जेल भेज दिया गया था, सालों साल जेल रहे। क्या उसी तरह का मामला भारत सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार दोनों एक हैं, कानून 2 के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश में जेल भेजा जा सकता है अधिकारियों को जिन्होंने फैसला लिया, तो क्या उस जगह पर जो लोग बैठे हैं वो जेल भेजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहां तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 2 कंपनियों का 1 लाख करोड़ का मामला है। तो जो बिजनेसमैन है और जो पॉलिटिकल रिलेशन है या ऑफिसर्स के साथ उनके रिलेशन है, आप चाहते हैं कि उनकी जांच हो? अरे भाई, क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो आप? अपना भी परिचय दे दो हमें। मैं एबीपी न्यूज से हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ जिस बड़े बिजनेसमैन का आप जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने क्या कहा आपसे? उत्तर प्रदेश ने उदाहरण दिया, डीएचएफएल कंपनी में 1200 करोड़ प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट हुआ बिजली विभाग का कर्मचारियों का, क्योंकि डीएचएफएल डूब गई, उन्होंने एक अधिकारी को जेल भेज दिया, कई लोगों पे कार्रवाई हुई, ईडी हुई, सीबीआई हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दिया है तो एसबीआई के बड़े अधिकारी, एलआईसी के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और फिर भारतीय जनता पार्टी तो ये सपना दिखा रही थी कि ये उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होंगे। ये जो सपना दिखाया उनका तो वैल्यूएशन गया है, लेकिन न जाने कितने आम लोगों का पैसा डूब गया। और तब जब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको बचाने में लगी है,
सरकार बचाने में लगी है, तब वो उद्योगपति नहीं बच पा रहे। और प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से कितनी मित्रता है ये अलग बात है कि वो उद्योगपति हैं, लेकिन कितनी करीबी मित्रता है आपसे बेहतर कौन समझेगा। और नहीं मानते, कोई एनडीटीवी का पत्रकार होगा वो बेहतर समझता होगा। यहाँ पर एनडीटीवी तो उन्होंने खरीद लिया। अरे ये बात तुम क्यों नहीं कहते हो यार, जोर से कहो ना, बात जाए यहाँ से अंदर तक। कल एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आया, उससे कितना अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है, अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे। अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। आपने रामपुर का लोकसभा का चुनाव नहीं देखा? रामपुर में वोट निकलने नहीं दिया पुलिस लगा करके। ये लोकतंत्र में कभी चुनाव ऐसे होते हैं? इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें और वोट डालें। आखिरकार ये कौन सी ताकत थी, कौन लोग पीछे थे जिन्होंने यहां पर वोट नहीं डालने दिया? मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के लोग भी ये तय कर लें, जान चली जाए लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते। हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। सही बात। क्योंकि सर, इन यहाँ जो लोग परिस्थितियों रहते में हैं, 85 बनाम 15 का टारगेट कैसे पूरा करेंगे? ये क्या चीज है? अभी भाजपा का जो आया था 80 बनाम 20, उसमें आपकी तरफ से हुआ था कि 85 नहीं नहीं बनाम- नहीं, देखिए भाजपा को आप समझो, जी भाजपा के पास कोई महंगाई कम करने का कोई रास्ता नहीं है, बेरोजगारी कम करने का कोई रास्ता नहीं है। चरम सीमा पर दोनों चीजें पहुंच गई हैं, और अगर चरम सीमा पर दोनों चीजें पहुंची हैं तो वो कैसे खत्म करेंगे? कोई अगर उनके पास रास्ता हो तो बताओ। 2024 के लिए क्या रणनीति है आपकी? मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता निराश हुई है इन लोगों से, और ये तो विदाई का बजट था, जैसे विदाई में गाना गाते हैं, मुझे नहीं पता आपके विदाई में गाना होता है कि नहीं होता है, ये तो विदाई बजट था, ये समझ लो विदाई है इसके बाद। अखिलेश जी, लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, उस पे क्या? नहीं, ये नहीं कहा हम लोगों ने, नहीं हमने विरोधी नहीं कहा। हमारी पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है या जो बहस छिड़ी है वो हम पूछना चाहते हैं उनसे सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो साधु संत योगी भी हैं और एक पीठ से आते हैं। हमें उम्मीद है कि वो कम से कम वो बताएंगे जिससे कि हमें जानकारी हो जाएगी आखिरकार हम लोग क्या हैं। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी घोषित हुई है तो उसमें कोई ठाकुर या ब्राह्मण पदाधिकारी। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। आप ऐसा मत करो, ये बात मत बोलिए आप, केवल इसलिए कि न्यूज़ पे किसी ने मैसेज करके आपसे पूछा होगा ये पूछ लो, ये मत करो। आप पूरा जिसने आपको मैसेज भेजा हो उससे कहिए कृपा करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा देख लो। उनसे इनकी यारी कैसे खत्म हो ये तय कीजिए। हाँ? 2024 यारी कैसे खत्म हो? जो तैयारी है समाजवादी पार्टी की, जो एक मुद्दा देखिए, उठाया कि मैं ये मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री नहीं, मुद्दा नहीं उठाया, ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से, और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया। और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर राममनोहर लोहिया कोशिश कर रहे थे कि ये व्यवस्था खत्म हो। उसकी लड़ाई अभी छुट्टी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, आपकी क्या राय है? सरकार से उन्हें अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अब सरकार किसकी, सवाल ये नहीं है। भारत सरकार को अफगानिस्तान की सरकार से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। अल्पसंख्यकों को बजट काट के उन्हें दे दिया शायद। वो अल्पसंख्यकों को बजट ही नहीं देंगे। किसी के पास सवाल है? ये संगठन आपका प्रदेश में काम नहीं कर रहा है, भंग है, कब? अरे बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें बता देना। नहीं, बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक सर, ठीक है। चलिए, हमारे प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद।